आज शालिनी का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए सुबह से ना जाने कितनी बार उसने अपने भाई को फोन लगाने की कोशिश की। बेल बज बज कर बंद हो जाती, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दरअसल कुछ ही समय पहले शालिनी के भाई भाभी और माँ विदेश में जाकर बस गए थे। वैसे तो 4 महीने पहले तक 65 वर्ष की उम्र में भी उसकी माँ चुस्त और दुरुस्त हुआ करती थी। घर के काम में भी बहू की पूरी मदद करती थी। उस समय शालिनी के पिताजी भी जीवित थे। उनके घर में खुशहाली ही खुशहाली थी। परंतु ना जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लगी कि एक दिन अचानक उसके पिताजी सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गए और इस दुर्घटना में वे स्वर्ग सिधार गए। पति के इस तरह चले जाने का गम शालिनी की मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्हें एक गहरा सदमा लगा, जिस कारण उनकी याददाश्त चली गई। यहाँ तक कि वो अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं पहचान पाती थी। डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद उसकी मां की हालत में कोई सुधार नहीं आया। अभी 3 महीने ही बीते थे कि शालिनी के भाई ने विदेश में सेटल होने का निर्णय ले लिया। लेकिन शालिनी नहीं चाहती थी कि उसकी मां ऐसी हालत में कहीं जाए। लेकिन उसके भाई भाभी ने कहा कि विदेश में चिकित्सा सुविधाएं ज्यादा अच्छी हैं। वहां मां की हालत में जल्दी सुधार हो जाएगा। अभी शालिनी ये सब सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। उसके भाई विशाल का फोन था। शालिनी ने जल्दी से फोन को लपका और बोली, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं कितने दिनों से आपको फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। सब ठीक तो है? हाँ शालिनी, सब ठीक है। दरअसल मैं आजकल ऑफिस में कुछ ज्यादा ही बिजी हूँ। 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है। रात को भी घर देर से लौटा था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। अच्छा भैया, माँ कहाँ है? उनकी तबीयत के बारे में सोच सोच कर मुझे तो चिंता होती रहती है। अगर वो बात ना भी कर पाए तो आप वीडियो कॉल पर उनका चेहरा ही दिखा दीजिए। माँ का चेहरा देखकर ही मेरे मन को सुकून मिल जाएगा। अरे शालिनी, चेहरा क्यों देखना है? मैं तुम्हारी माँ से बात करवाता हूँ। यहाँ हम लोग माँ का बहुत अच्छे से इलाज करवा रहे हैं। पता है, यहाँ पर आकर तो उनकी तबीयत में काफी सुधार हो गया है। अब तो उन्हें सब याद आने लगा है। मैं अभी बात करवाता हूँ तुम्हारी उनसे। लो माँ, आपकी बेटी शालिनी का फोन है। हेलो शालिनी, कैसी हो तुम बेटी? इतने समय बाद अपनी माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर शालिनी बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। फिर बोली, हम सब तो ठीक है माँ, आप कैसी हैं? बहुत समय हो गया था, आपसे बात ही नहीं हो पाई थी। दवाइयाँ तो समय पर लेती हैं ना आप? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे भाई भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तू मेरी चिंता मत किया कर। डॉक्टर ने मुझे पार्क में टहलने की सलाह दी है। अभी मेरा पार्क जाने का समय हो रहा है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ, ख्याल रखना। कहते हुए शालिनी ने भी फोन रख दिया। उसी समय शालिनी का पति कुणाल ऑफिस से घर लौट कर आया तो शालिनी को देखकर बोला, क्या बात है, आज तो हमारी धर्म पत्नी का चेहरा खिला खिला लग रहा है। अरे, आप आ गए? सच में मैं आज बहुत खुश हूँ। आप तो जानते ही हैं, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की याददाश्त चली गई थी। उन्हें तो मेरा नाम तक भी याद नहीं था। लेकिन भैया ने विदेश में उनका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाया है, तो अब उनकी याददाश्त वापस आ रही है। आज उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। इतने समय के बाद माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। जिस हालत में माँ यहाँ से गई थी, मुझे तो बस उनकी ही फिक्र लगी रहती थी। आज इतने समय बाद उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर शालिनी रसोई घर में जाकर अपने पति कुणाल के लिए चाय बनाने लगी। फिर कुणाल ने कहा, अच्छा शालिनी, अगले हफ्ते हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और मैं सोच रहा था कि इस बार हम अपनी शादी की सालगिरह दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब धूमधाम से मनाएं और एक शानदार पार्टी रखें। फिर शालिनी बोली,
अरे, मैं तो कहती हूँ कि रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पार्टी करने से बेहतर है कि हम अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन भगवान का शुक्रिया करें और मंदिर में जाकर माथा टेकें और जरूरतमंद लोगों में उनकी आवश्यकता का सामान बांटें, जैसे कपड़े, खाना वगैरह। कुणाल को भी शालिनी का ये सुझाव अच्छा लगा। वो बोला, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। फिर शालिनी ने कहा कि क्यों ना इस बार वृंदावन चलें और कान्हा जी के दर्शन करें। मैंने मन्नत मानी थी कि माँ ठीक हो जाएंगी तो हम ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन जाएंगे। जो हुक्म मेरे आका, कुणाल ने मस्ती भरे अंदाज में कहा। वृंदावन जाने की बात सुनते ही उनके दोनों बच्चे भी खुशी से उछल पड़े। फिर शालिनी बोली, तो ठीक है, हम कल बाजार जाकर गरीबों में बांटने के लिए सामान ले आएंगे। सालगिरह वाले दिन शालिनी और कुणाल अपने बच्चों के साथ सुबह के 10 बजे ही मंदिर पहुंच गए। शालिनी ने देखा कि मंदिर के बाहर एक बड़ा सा छप्पर बना हुआ था, जहां न जाने कितने ही गरीब लोगों को आश्रय मिला हुआ था, जिनमें अधिकतर लोग बुजुर्ग थे। उनके चेहरे की झुर्रियां और बेबस आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थीं। उनकी जर्जर और दीनहीन हालत देखकर शालिनी को उन पर तरस आ रहा था। शालिनी उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी। भूख से व्याकुल होने के कारण सब लोग झुंड बनाकर खाना मांगने लगे। तो कुणाल बोला, अरे अरे, सब लोग लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा। सबको लाइन में बिठाकर शालिनी ने खाना बांटना शुरू किया तो कुणाल सबको कंबल बांटने लगा। खाना मिलते ही वे लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। खाना बांटते बांटते शालिनी आगे पहुंची तो लाइन में बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़ते हुए उसे कहा, बेटी, मुझे और खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। उनकी आवाज सुन शालिनी पीछे मुड़ी और बोली, लो अम्मा जी, और खाना ले लो। शालिनी ने देखा कि वो वृद्ध औरत ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी। शायद उसे टांग में कुछ चोट आई थी। तभी अचानक उसकी नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ी और उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। उसके हाथों से भोजन का थाल छूटकर नीचे गिर पड़ा। तभी कुणाल उसके पास आया और बोला, क्या हुआ शालिनी, तुम ठीक तो हो? लेकिन शालिनी तो सामने बैठी औरत की ओर देखते हुए बस जोर जोर से रोती जा रही थी। फिर कुणाल ने उस वृद्ध औरत की ओर देखा और हैरानी से बोला, माँ, आप यहाँ, और वो भी इस हालत में? लेकिन वो वृद्ध औरत अवाक रहकर केवल शालिनी को देखती जा रही थी। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति जो मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद बेचते थे वहां आए और बोले, क्या हुआ बेटी, आप इस बूढ़ी औरत को जानती हैं? तभी शालिनी रोते हुए बोली, हाँ, ये मेरी माँ है, देवकी। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटी, करीब 1 महीना पहले की बात है। एक औरत इन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर चली गई थी और उसके बाद फिर कभी लेने नहीं आई। तब से ये यहीं पर रह रही हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन्हें अपने जीवन की पिछली बातें याद नहीं हैं। ये कौन है, कहाँ रहती हैं, यहाँ तक कि इन्हें तो अपना नाम भी नहीं मालूम। और बेटी, अगर ये तुम्हारी माँ है तो फिर इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? शालिनी बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर कुणाल ने कहा, लेकिन माँ जी को तो तुम्हारे भैया अपने साथ विदेश लेकर गए थे और 3-4 दिन पहले ही तो माँ से तुम्हारी बात भी हुई है। फिर माँ जी यहाँ और ऐसी हालत में, ये कैसे संभव है? फिर शालिनी ने कहा, और माँ की तो याददाश्त भी वापस आ गई थी। फोन पर इन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, लेकिन यहाँ तो मुझे पहचान भी नहीं रही। फिर कुणाल बोला, इन्हें तो कुछ याद ही नहीं है जो ये कुछ बता पाए कि आखिर बात क्या है। शालिनी, वो सब बाद में देखते हैं, पहले माँ को अपने साथ घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहते हुए कुणाल ने देवकी जी को उठने में मदद की और वे लोग कार में उन्हें बिठाकर अपने घर ले आए। घर पहुंचकर शालिनी ने अपनी माँ को नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए और फिर उन्हें खाना खिलाकर बिस्तर पर आराम से लिटा दिया।
लेकिन शालिनी और कुणाल अभी तक उलझन में थे और इसी उलझन को सुलझाने के लिए शालिनी ने अपने भाई को फोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो आप? कहीं बिजी तो नहीं? तभी शालिनी का भाई बोला, अरे नहीं नहीं, घर पर ही हूँ, अभी अभी नाश्ता किया है। तेरी भाभी रेणुका ने चटपटे आलू के पराठे बनाए थे, खाकर मजा ही आ गया। अच्छा भैया, एक बार माँ से बात तो करवाना। वो क्या है ना, बच्चे नानी से बात करने की जिद कर रहे थे। ठीक है शालिनी, अभी करवाता हूँ। लीजिए माँ, शालिनी का फोन है। दूसरी ओर से हूबहू शालिनी की माँ जैसी आवाज आई। शालिनी बेटी, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मैं दवाई खाकर सोने जा रही हूँ, तुझसे फिर कभी बात करूंगी। वो आवाज सुनकर तो शालिनी का सिर चकराने लगा। आखिर ये हो क्या रहा है? फिर थोड़ी देर बाद शालिनी के भाई ने कहा, वो क्या है ना शालिनी, माँ को यहाँ आकर सर्दी जुकाम लग गया है, इसलिए थोड़ी सुस्त सी रहती हैं। मैं फिर कभी तुम्हारी बात करा दूंगा। अपनी माँ से फोन पर बात करने के बाद शालिनी हैरान रह गई कि आखिर जो उसने फोन पर आवाज सुनी वो किसकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। फोन स्पीकर पर था। कुणाल ने भी फोन पर चल रही सारी बातें सुनी थी। वो बोला, शालिनी, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये तुम्हारी माँ ही है? कहीं हम किसी और को तो तुम्हारी माँ समझकर घर नहीं ले आए? शालिनी बोली, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं अपनी माँ को नहीं पहचानूंगी? यही मेरी माँ है। लेकिन कुणाल, अब तक भैया मुझे किसकी आवाज सुनाते आए थे? जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन इसका खुलासा कैसे होगा? वो लोग तो विदेश में हैं और माँ को कुछ याद नहीं है। तो कुणाल बोला, शालिनी, अब शांत हो जाओ। सबसे पहले हम माँ जी का इलाज करवाते हैं। माँ का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। शालिनी अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? अपनी बेटी में तो आपकी जान बसती थी ना, कुछ तो याद कीजिए। कहते कहते शालिनी फूट फूट कर रोने लगी। फिर शालिनी की माँ ने कहा, बेटी, मुझे कुछ याद नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम रो मत। तुम तो भगवान में विश्वास रखती हो, जरूरतमंद लोगों का भला करती हो। भगवान तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए शालिनी की माँ ने उसके आंसू साफ किए और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा। अपनी माँ का स्नेह पाकर शालिनी के दिल को एक सुकून मिला। अगले दिन शालिनी अपने पति कुणाल के साथ माँ को डॉक्टर के पास ले गई। जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि हालांकि याददाश्त का वापस आना बहुत मुश्किल होता है, परंतु यदि उचित समय पर दवाई दी जाए और मरीज को पुरानी बातें याद दिलाई जाए तो शायद ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कह सकते। ये सुनकर शालिनी थोड़ा मायूस हो गई। वे लोग देवकी जी को अपने साथ घर वापस ले आए। घर पहुंचकर शालिनी ने सबको खाना खिलाकर माँ को दवाई दी। जब देवकी जी सो गईं तो शालिनी ने कुणाल से कहा, आज से पहले मैंने खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। इतने दिनों से भैया हमें झूठ बोलते आए, मुझे बेवकूफ़ बनाते आए, और हम लोग यहाँ बैठे हुए यही समझते रहे कि माँ भैया के साथ बड़े आराम से वहाँ रह रही हैं। मेरे दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि जितनी बार भी मैंने भैया को माँ से वीडियो कॉल पर बात करवाने के लिए कहा तो भैया हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उस बात को टाल क्यों देते थे। कुणाल बोला, लेकिन शालिनी, ये समय बैठकर आंसू बहाने का नहीं, बल्कि कोई कड़ा कदम उठाने का है। हाँ कुणाल, अपनी माँ के गुनाहगारों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, लेकिन भैया इतनी आसानी से सारा सच नहीं बताएंगे, और अगर उन्हें ये पता लग गया कि माँ मेरे पास है तो वो यहाँ वापस भी नहीं आएंगे। इसलिए हमें पहले उन्हें यहाँ बुलाने का इंतजाम करना होगा। कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे भैया खुद यहाँ दौड़े चले आए। फिर कुणाल बोला, शालिनी, बस एक ही चीज है जो तुम्हारे भाई को विदेश से यहाँ आने पर मजबूर कर सकती है, और वो है पैसा। तुम्हारे भाई की हरकतों से इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि उसे केवल पैसे से ही प्यार है। तुम अपने भाई से कहो कि कल हमारे घर पर एक लेटर आया है,
जिसमें लिखा है कि माँ की पूरी 80 लाख रुपए की पॉलिसी मैच्योर हुई है, लेकिन पैसा हासिल करने के लिए माँ का यहाँ होना जरूरी है। माँ के साइन करने के बाद ही वो पैसा अकाउंट में आएगा। लेकिन शालिनी, ध्यान रखना उन्हें किसी बात का शक ना हो, और उनसे ये भी कहना कि एक बार माँ से पूछें कि क्या उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी करवाई थी जिसमें 80 लाख रुपए मिलने थे और उसमें हमारे घर का पता दिया था। बात करने के दौरान तुम्हारे भाई को ये भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि माँ हमारे पास है। ठीक है कुणाल, मैं कल सुबह ही भैया से फ़ोन पर बात करूंगी। कहीं भैया को किसी बात का शक ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। इसी सोच विचार में डूबी शालिनी कमरे में जाकर अपनी माँ के साथ बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन सब काम निपटाने के बाद शालिनी ने अपने भाई विशाल को फ़ोन लगाया। विशाल के फ़ोन उठाते ही शालिनी बोली, भैया जरा माँ से बात तो करवाना, बहुत ज़रूरी काम है। तभी विशाल बोला, शालिनी तुम बस 2 मिनट लेट हो गई, अभी अभी माँ बाहर टहलने के लिए निकली हैं। वो क्या है ना, डॉक्टर ने उन्हें सुबह सुबह ताजी हवा में टहलने को कहा है, इसलिए रेणुका उन्हें पार्क में लेकर गई है। लेकिन शालिनी, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है, मुझे बता दो, जब माँ आएगी तो मैं माँ को बता दूंगा। तो शालिनी ने अपने भाई से वही बोला जो कुणाल ने उसे कहा था। इतना सुनते ही शालिनी के भाई विशाल की आंखों में नोटों की गड्डियां नाचने लगी और फिर बोला, शालिनी तुम्हें तो माँ की हालत के बारे में पता है, इतना लंबा सफ़र करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर मैं आ जाऊं तो चलेगा? तो शालिनी ने कहा, लेकिन भैया पॉलिसी माँ के नाम पर है तो साइन उनके ही चाहिए। फिर भी मैं एक बार बात करके देखती हूँ, शायद आपके आने से ही बात बन जाए, क्योंकि नॉमिनी में माँ ने आपका नाम ही लिखा है। ऐसा कहकर शालिनी ने फ़ोन रख दिया और अपने प्लान के अनुसार अगले दिन विशाल को फ़ोन करके बता दिया कि उसके आने से भी काम बन जाएगा, माँ का आना जरूरी नहीं है। फिर विशाल बोला, ठीक है, मैं टिकट का इंतज़ाम करता हूँ और जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन भैया आप अकेले क्यों, साथ में भाभी को भी ले आना। शालिनी ने कहा तो विशाल बोला, हाँ वैसे भी बहुत दिन हो गए तेरी भाभी को भी अपने मायके गए हुए, वो भी वहाँ आकर अपने मायके वालों से मिल लेगी। वैसे भी यहाँ माँ की देखभाल करने के लिए फुल टाइम मेट है, वो माँ का अच्छे से ख्याल रखती है। ये बातें सुनकर शालिनी सोचने लगी कि कैसे भैया झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि भैया की हर एक करतूत का करारा जवाब दूंगी। माँ की याददाश्त वापस लाने के लिए उसने अपनी माँ को एक एल्बम दिखाई जिसमें उनके पूरे परिवार की तस्वीरें थीं। लेकिन देवकी जी उन तस्वीरों को किसी अनजान व्यक्ति की तरह देख रही थीं। वो किसी को पहचान नहीं पा रही थीं। परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी बहू की तस्वीर देखी तो वो कुछ असहज हो गईं। इसे मुझसे दूर ले जाओ, ऐसा कहते हुए गुस्से और डर के मिश्रित भाव उनके चेहरे पर आ गए और उन्होंने एल्बम उठाकर फेंक दी। शालिनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी माँ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। हर रोज शाम के समय शालिनी उन्हें घर के पास ही एक पार्क में ले जाती थी। वहीं एक बेंच पर बैठकर शालिनी अपनी माँ को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन माँ की तबीयत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। फिर एक दिन शालिनी ने फैसला किया कि वो अपनी माँ को उनके उसी मकान में लेकर जाएगी जहां वो हमेशा से रहती आई थी। शायद वहां जाकर माँ की हालत में कुछ सुधार आ जाए। जब शालिनी अपनी माँ को लेकर उनके घर पहुंची और मेन गेट खोलने लगी तो ये देखकर हैरान रह गई कि गेट अंदर से बंद था। तभी वहां एक बुजुर्ग औरत आई और बोली, अरे देवकी, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। वो बुजुर्ग औरत देवकी जी की पड़ोसन राधा थी। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? शालिनी ने कहा तो राधा जी बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो और यहाँ कब आई? बस आंटी, कुछ दिनों पहले ही मेरे पति का शहर में ट्रांसफ़र हुआ है। फिर उसकी माँ की ओर देखते हुए राधा जी बोली,
लेकिन बेटी, तेरी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बताऊं आंटी, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की यही हालत है। भैया ने भी माँ का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन माँ की हालत जस की तस बनी हुई है। अरे बेटी, तू इलाज की बात करती है। तेरे भाई भाभी तो तेरे माता पिता से कभी ठीक ढंग से बात तक नहीं करते थे। अक्सर तेरी माँ अपना दुखड़ा मेरे आगे रोया करती थी। मैंने उसे बहुत कहा था कि एक बार इस बारे में अपनी बेटी को खबर कर दो, लेकिन वो तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे तो अक्सर इस घर से लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थीं। जिस दिन तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई उस दिन भी घर में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था। और तुम्हारे पिता के जाने के बाद जब देवकी की ये हालत हो गई, तब भी तुम्हारी माँ को अकेला छोड़कर घर को ताला लगाकर तेरे भाई भाभी 4 दिनों के लिए घूमने निकल गए थे और घर की चाबी मेरे पास रख गए थे। इतने दिन वो बिना खाए पिए कैसे रहेगी, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी। चाबी मेरे पास होती थी तो मैं जाकर उसे खाना दे आती थी। तुझे क्या लगता है कि तेरे भाई भाभी ने तेरी माँ का इलाज करवाया होगा? कहते कहते राधा जी की आवाज रुआंसी हो गई। ये सारी बातें सुनते सुनते शालिनी के दुख का ठिकाना न रहा और वो फूट फूट कर रोने लगी। राधा जी ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने घर के अंदर आने को कहा, तो शालिनी खुद को संभालते हुए बोली, नहीं आंटी, मैं माँ को उनके अपने घर में लेकर आई थी ताकि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद दिला सकूं। तो राधा जी बोली, बेटा, अब ये घर तेरी माँ का रहा ही कहाँ। ये घर तो विदेश जाने से पहले तेरे भाई भाभी ने बेच दिया था। तभी शालिनी ने हैरानी भरे स्वर में कहा, भैया ने ये मकान बेच दिया और मुझे पता तक नहीं। लेकिन पापा के जाने के बाद तो माँ इस मकान की मालकिन थी, तो भैया इसे कैसे बेच सकते हैं? राधा जी बोली, अरे बेटी, तेरी माँ की ऐसी हालत ही कहाँ थी जो किसी बात का विरोध कर सके। लेकिन बेटी, वो तो देवकी को भी अपने साथ लेकर गए थे ना, फिर ये यहाँ कैसे? राधा जी ने पूछा तो शालिनी ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। विशाल की करतूत सुनकर राधा जी आश्चर्यचकित रह गई। फिर शालिनी बोली, अपने माँ पिताजी के एक एक आंसू का बदला मैं उनके गुनहगारों से जरूर लूंगी। फिर राधा जी बोली, बेटी, कभी किसी काम में हमारी कोई मदद चाहिए तो बिना झिझक के बताना। कितनी जिंदा दिल हुआ करती थी मेरी सहेली देवकी, और बेचारी पर न जाने ऐसी क्या बीती जो उसकी ये हालत हो गई। दुखी मन से शालिनी अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। कुछ दिन बीते तो शालिनी का भाई विशाल भी अपनी पत्नी के साथ भारत पहुंच गया। शालिनी के घर पहुंचने से पहले ही शालिनी ने अपनी माँ को एक कमरे में छिपा दिया। जब भाई भाभी घर पहुंचे तो शालिनी और कुणाल ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि मानो उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि विशाल बोला, शालिनी, पेपर्स पर साइन करने कब चलना है? तो कुणाल ने कहा, अरे भैया, आप लोग अभी अभी तो आए हैं, ये सब काम बाद में हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है? कोई परेशानी है क्या? फिर शालिनी ने भी कहा, हाँ भैया, जरा थोड़ी देर बैठकर चाय नाश्ता तो कर लो। तो विशाल बोला, अरे नहीं नहीं, दरअसल वहाँ माँ अकेली हैं और मुझे उनकी चिंता हो रही है। हम अपने लिए परेशान नहीं हैं, बस माँ के कारण जल्दबाजी कर रहे हैं। फिर उसकी पत्नी रेणुका बोली, हाँ दीदी, आपके भैया को माँ जी की इतनी चिंता है कि उन्होंने कल सुबह की फ्लाइट की टिकट भी बुक करवा ली है वापस जाने के लिए। उसी समय शालिनी बोली, हाँ भैया, माँ की चिंता होनी तो जायज है। एक काम करो, माँ को फोन कर लो या फिर वीडियो कॉल ही कर लो, उनसे बात भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि वो ठीक ठाक हैं या नहीं। उसी समय विशाल हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, वैसे ही माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और इस समय वो खाना खाकर सो चुकी होंगी। थोड़ी देर पहले ही मैंने मेड से बात की थी, उसने बताया था कि माँ अभी सो रही हैं, तो फिर क्यों उन्हें डिस्टर्ब करना, मैं बाद में बात करवा दूंगा। फिर शालिनी बोली, सच में कितनी चिंता है तुम्हें माँ की,
चलो तुम्हारी चिंता मैं दूर कर देती हूँ। तुम लोग ना सही, मैं तुम्हें माँ से मिलवा देती हूँ। इतना सुनते ही विशाल और उसकी पत्नी हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। उसी समय कुणाल देवकी जी को कमरे से बाहर ले आया। उन्हें अपने सामने देखते ही विशाल और रेणुका की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके पसीने छूटने लगे। तो शालिनी बोली, अरे क्या हो गया भैया, आप इतना चौंक क्यों गए? आप दोनों को क्या लगा था कि इतना बड़ा कांड करने के बाद आप लोग यूं ही बच जाएंगे? अरे भैया, माँ की कोई पॉलिसी थी ही नहीं, वो तो सिर्फ एक बहाना था आप दोनों को यहाँ बुलाने के लिए। और देखो, आप लोग पैसों के लालच में यहाँ तक चले भी आए। पैसों के लालच में तो आपने माँ पिताजी का भी जीना हराम कर दिया था, तो फिर विदेश से यहाँ आना तो बहुत छोटी सी बात है ना भैया? और वैसे भी माँ ने मुझे आप लोगों की सच्चाई पहले ही बता दी थी, और अब आप दोनों वापस विदेश नहीं, जेल जाएंगे। शालिनी ने ऊंची आवाज में कहा तो विशाल कांपते हुए बोला, क्या क्या कहा तुमने? माँ ने तुम्हें हमारी सच्चाई बताई है, लेकिन माँ ये सब तुम्हें कैसे बता सकती है? माँ, क्या आपको सब कुछ याद आ गया है? तो शालिनी ने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब ये कि तुम मानते हो कि ये हमारी माँ है। तो फिर ये बताओ कि तुमने अपनी माँ को ऐसी हालत में तिल तिल मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें माँ पर बिल्कुल तरस नहीं आया? इतना सुनते ही विशाल की नजरें नीचे झुक गईं। फिर शालिनी बोली, भैया सच सच बताओ, जिससे आज तक तुम मेरी बात करवाते आए थे वो औरत कौन थी, जिसकी आवाज बिल्कुल माँ की तरह थी? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे मैं तुम्हें जेल की हवा खिला सकती हूँ। फिर तुम विदेश जाना तो दूर, एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर सच्चाई बता दी तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। फिर विशाल ने कहा, मैं हमेशा से ही विदेश जाकर वहां बसना चाहता था, और जब इस बारे में मैंने पिताजी से बात की और उन्हें मकान बेचने को कहा ताकि मैं विदेश जाने के लिए पैसा जुटा सकूं, तो पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया। और जब पिताजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद माँ की याददाश्त भी चली गई, और हमने इसी बात का फायदा उठाया। विदेश जाने के लिए मैंने मकान बेचने का फैसला कर लिया। माँ की बढ़ती उम्र और बीमारी के चलते उनका बोझ ढोना हमारे बस में नहीं था, इसलिए मकान के कागजों पर उनसे दस्तखत करवाने के बाद हमने मकान बेच दिया और विदेश जाने से पहले माँ को एक मंदिर के बाहर छोड़ दिया। फिर शालिनी बोली, इतना कुछ करते हुए तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे ये हमारी माँ है जिन्हें तुमने लावारिस की तरह सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर ऐसे ही चलता रहता तो एक दिन वो ये दुनिया छोड़कर भी चली जाती, और तुम मेरी माँ से ऐसे ही बात करवाते रहते और एक दिन कहते कि माँ मर गई और मैंने माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। पर ये तो बताओ कि इतने दिनों से माँ की आवाज में मुझसे बात कौन कर रहा था? तो विशाल बोला, दरअसल माँ का गाया एक भजन मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ था। उसी आवाज का सैंपल लेकर मैंने एक ऐप के जरिए ये सब किया था, ताकि तुम्हें किसी बात का कोई शक न हो। फिर शालिनी बोली, मुझे माफ कर देना भैया, अब तो मैं आप दोनों को कभी वापस नहीं जाने दूंगी, क्योंकि पुलिस आ चुकी है और अब आप अपनी असली जगह यानी कि जेल जाएंगे। इतनी बात सुनते ही विशाल और रेणुका ने एक दूसरे को वहां से भागने का इशारा किया। भागते हुए जैसे ही वे लोग सीढ़ियां उतरने लगे तो उसी समय रेणुका का पांव फिसला और सीढ़ियों से गिरती हुई वो नीचे आ गिरी। उसे गंभीर चोट आई थी, जिस कारण वो उठ भी नहीं पा रही थी। सामने देखा तो पुलिस खड़ी थी। अपने भाई भाभी के साथ बात करते हुए शालिनी ने मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थीं। सब कुछ बताते हुए जब शालिनी पुलिस के हाथ में सबूत देने लगी तो उसकी माँ रेणुका की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाई, यही है मेरे पति की कातिल। शालिनी, इसी औरत ने तेरे पापा को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था, जिस कारण तेरे पापा की जान चली गई। कहते कहते देवकी जी रोने लगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर शालिनी स्तब्ध रह गई। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? क्या पापा को भाभी ने मारा था? हाँ बेटी, तू नहीं जानती कि तेरे भाई भाभी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था।
ये लोग सारी संपत्ति हड़प कर विदेश जाना चाहते थे, लेकिन तेरे पापा जी जानते थे कि एक बार सब कुछ उनके नाम पर कर दिया तो ये लोग हमें सड़क पर ले आएंगे। तेरे बाबूजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए तेरी भाभी ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इतना सुनकर शालिनी और कुणाल की आंखें फटी की फटी रह गईं और देवकी जी बोली, लेकिन उस भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। इस जालिम औरत ने अपने ससुर को सीढ़ियों से धक्का दिया था और देखो आज ये औरत खुद सीढ़ियों से गिरकर चोट खा बैठी है और दर्द के कारण चिल्ला रही है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इन लोगों को। ये सब सुनकर विशाल माँ के पैर पकड़ता हुआ बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मैं बड़ी मुश्किल से विदेश में सेटल हो पाया हूँ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसी समय देवकी जी ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया और बोली, तुम्हारे गुनाहों की कोई माफी नहीं है। तुमने जो कुछ किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार कर लिया और रेणुका को हिरासत में लेने से पहले पुलिस की निगरानी में अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। फिर शालिनी अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, माँ, आपको सब कुछ याद आ गया? तो देवकी जी बोली, हाँ बेटा, रेणुका को सीढ़ियों से गिरते देख मुझे फिर से वही दृश्य याद आ गया जब उसने तेरे पापा को सीढ़ियों से धक्का दिया था, और उसके साथ पिछली सारी बातें भी याद आ गईं। लेकिन माँ, अब खुशी मनाने के दिन आ गए हैं, तो भूल जाइए पुरानी बातों को। शालिनी ने कहा तो उसके दोनों बच्चे बोले, अरे अभी अभी तो नानी को सब कुछ याद आया है और आप कहती हैं कि भूल जाओ। बच्चों की बात सुनकर शालिनी अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरा मतलब है कि पुरानी कड़वी यादों को भूल जाओ। इस बात पर वे सब लोग हंस पड़े। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।